मेरा नाम शालिनी है। मैं एक बहुत बड़े ख़ानदान में पैदा हुई। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारा घर बहुत छोटा था। यूं कहिए 2 फ्लोर पर बना हुआ था। एक फ्लोर पर दादा दादी, बड़ी माँ, बड़े पापा और उनके साथ मेरी 2 बुआ भी रहती थीं, और नीचे वाले फ्लोर पर मेरे बड़े चाचा की फैमिली और छोटे चाचा की फैमिली रहती थी। हम सब की फैमिली भी बहुत बड़ी थी। सबके बहुत ज़्यादा बच्चे थे। इस हिसाब से हमारा घर बहुत छोटा था। सबके आने जाने का समय भी अलग अलग था। सब अपने समय के हिसाब से आते जाते थे। हर समय घर में शोर रहता था, और सबसे ज़्यादा शोर तो मंजली चाची करती थी। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती थे। हर समय चाची को परेशान करते रहते थे। मैं तो चाची पर बहुत प्राउड फील करती थी कि वो कैसे अपने नकचढ़े पति और शरारती बच्चों को संभाल रही हैं। मैं तो थोड़े समय में ही इन सब से परेशान हो जाती। चाची न सिर्फ अपने परिवार को संभालती, बल्कि उसके साथ साथ बड़ी माँ की कैंची जैसी ज़बान से भी परेशान रहती थीं। असल में बात ये थी कि बड़ी माँ और मंजली चाची आपस में कजिन्स थीं, और उनकी माँ की भी आपस में कभी नहीं बनी थी। यही वजह थी कि उन दोनों की भी कभी नहीं बनी, और ये बात ख़ानदान में सबको पता थी। दोनों के मिजाज भी बहुत गर्म थे, इसलिए कोई हार मानने को तैयार ही नहीं होता था। किसी न किसी बात पर दोनों में रोज़ झगड़ा होना ही था, और जिस दिन दोनों में झगड़ा होता उस दिन दोनों के पति को भूखा ही सोना पड़ता था। मेरी चाची का बड़ा बेटा समीर मेरी ही उम्र का था और बहुत ज़्यादा शरारती था, लेकिन वो शरारती के साथ साथ जिम्मेदार भी था। उसके और भाई बहन छोटे थे, इस वजह से हम दोनों बचपन से ही साथ रहे, साथ में खेले कूदे। हमारा बचपन साथ में ही गुजरा। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो जितना शरारती था, मैं उतनी ही बेवकूफ़, सीधी साधी और मासूम, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। स्कूल में भी हम लंच साथ ही करते थे। अगर कोई मुझे परेशान करता तो वो उसको बहुत मारता। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। एग्ज़ाम में भी वो मेरी मदद करता। वो मुझसे एक क्लास आगे था, क्योंकि मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने देर से कराया था। मेरी स्कूल में एक ही दोस्त थी, उसका नाम गीता था। वो समीर की भी दोस्त थी। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पूरे स्कूल में मशहूर थे। गीता हमारे घर के पास ही रहती थी। हमारी दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता था। जब हमारा स्कूल कंप्लीट हुआ तो हम कुछ समय के लिए फ्री थे। समीर हमसे 1 साल आगे था, इसलिए वो कॉलेज के पहले साल में था। मेरा और गीता का इरादा भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेने का था, लेकिन एडमिशन में अभी कुछ समय था। तब तक के लिए हमने अपने घर के पास में ही एक सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया। हम सुबह में सेंटर जाते और दोपहर तक वापस आ जाते। घर के हालात वैसे ही थे। बड़ी माँ की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती थीं, और ख़ासकर चाची से उनके झगड़े तो पूरा मोहल्ला ही सुनता था। हालांकि कज़िन होने के नाते दोनों को आपस में बहनों की तरह प्यार से रहना चाहिए था, मगर उनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती थी। समीर भी अपनी माँ को समझा समझा कर थक चुका था। चाची के बच्चों में समीर ही सबसे ज़्यादा समझदार था। उसकी वजह ये थी कि उसकी परवरिश बुआ ने की थी। वो बचपन से ही बुआ का लाडला था। इस बात पर मैं अपनी बुआ से नाराज़ होती और कहती, आप समीर से ज़्यादा प्यार करती हो। वो हंस के कहती, तुम दोनों ही मेरी जान हो और मुझे बहुत प्यारे हो। खैर, बचपन तो अच्छी यादों के साथ गुजर गया, लेकिन असल मुश्किलों का सामना तो बड़े होने के बाद करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया कि मेरे पास जीने के लिए 2 ही रास्ते थे, एक सही और एक गलत। और उस समय मैंने अपनी ज़िद और घरवालों की लापरवाही की वजह से गलत रास्ता चुना। मैं उस समय ये नहीं समझी कि आज जो रास्ता मैं दुनिया की चमक को देखकर चल रही हूँ वो मुझे बर्बाद कर देगा, जहाँ पर कदम कदम पर मेरा अस्तित्व छलनी होगा। मगर मैंने अपनी ज़िद में वो सब कुछ किया। मैं शुरू से ही नाजुक मिजाज की थी। किसी की ज़रा सी बात को अपने दिल से लगा लेती थी और घंटों उस बात को सोचकर रोती रहती। घर पर भी अगर मुझे कोई कुछ कह देता तो मैं सबसे नाराज़ होकर खुद को कमरे में बंद कर लेती। और मुझे समीर ही मनाता था। वो मुझे बहुत अच्छे से जानता था, मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब समय में वो मेरे साथ नहीं था। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो ना जाने कहाँ चला गया था। खैर, हम दोनों ने अपना सिलाई का कोर्स पूरा किया
और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब हम तीनों साथ जाने लगे। समीर ने पहले दिन हमारी बहुत मदद की, इसीलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। कॉलेज का पहला साल आकर कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। हमारी कॉलेज की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। बोर्ड के पेपर सर पर आए तो हमने पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हमारी छवि कॉलेज में बहुत अच्छी थी। हम अपने टीचर के हमेशा से पसंदीदा रहे। हमारी दोस्ती से बहुत लोग जलते थे और बहुत लोग हमारी दोस्ती की मिसाल भी दिया करते थे। समीर यूनिवर्सिटी में चला गया था। हमारा भी कॉलेज में आखिरी साल था। अगले साल से हमारा भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना था। मैंने और गीता ने बहुत कुछ सोच रखा था। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल ही गीता चली गई थी। उसके पिता का तबादला हो गया था। अब मैं और समीर ही रह गए थे। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आया और मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी। अचानक से मेरे घर वालों ने मेरी शादी का फैसला कर दिया। इससे मैं बहुत हैरान थी। खैर, मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैं महसूस कर रही थी कि समीर बहुत उदास रहने लगा था। मेरी शादी से कुछ दिन पहले वो चला गया था। उसने ना जाने कब अपना पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और किसी को खबर भी नहीं हुई, और वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चला गया। उसके इस अचानक से लिए फैसले ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, फिर मेरी शादी हो गई और मैं नए घर में एक नए लोगों में आ गई। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा सब लोग बदलने लगे। उन्हीं दिनों में हमारे घर में एक भिखारन आने लगी। मैं भी उसे रोज़ खाना देती थी, जिसके बाद वो मेरे पेट पर हाथ फेरती और पहले मुझे लगा कि वो मुझे संतान की दुआ देती है, लेकिन वो मेरे पेट पर कुछ लिखती थी, जिसकी वजह से मुझे पेट पर हल्का सा दर्द भी होता था। मैं उसके जाने के बाद पेट से कुर्ता हटाकर देखती तो वहाँ की खाल सुर्ख होती। ये सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, मेरे पति का रवैया भी बदलने लगा। मैं इससे बहुत परेशान रहने लगी। वो मुझसे बात भी नहीं करता था। कब वो मुझसे इतनी दूर चला गया पता ही नहीं चला। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। कई दिन इसी सोच में बीत गए। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई। वो मेरी हालत देखकर मुझसे बोली, क्या हुआ, तुमने अपना ऐसा हाल क्यों बना रखा है? मैंने उन्हें अपने पति में बर्ताव के बारे में बताया। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने पति से इस बारे में बात करके रहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं कोई बात करती वो हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा पति बहुत गुस्से में घर आया। आते के साथ ही उसने मुझे बुलाया। मैं तो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर ही डर गई। मैं किचन से भागकर कमरे में आई। वो बहुत गुस्से में था। मुझे देखते ही बोला, मेरे पीछे तुम किसके साथ मुकाला करती फिर रही हो? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो मेरे बालों को पकड़कर बोला, इतनी सीधी मत बनो। तुम मेरे पीछे जो भी कांड करती हो वो सब कुछ मुझे पता है, और जो भिखारन के भेष में तुम्हारे घर में आशिक आते हैं, मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या सोचती हो तुम मेरे पीठ पीछे गुल खिलाती रहोगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ समझी जितना तुम मुझे समझती हो। धोखेबाज औरत। और भी न जाने उसने मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, और मैं चुप करके उसके इल्ज़ाम सुनती रही। जब वो चिल्ला चिल्लाकर थक गया तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी और घर से बाहर निकाल दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। वो क्यों मेरी परवाह करता जब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा था, और क्यों वो मेरे बारे में सोचता। मैं रोते हुए अपने घर पहुंची। आधी रात में दरवाजे पर इस हालत में मुझे देखकर सब लोग परेशान हो गए। माँ जल्दी से मुझे कमरे में लेकर गई। मैं पूरी रात चुपचाप रोती रही, किसी के सवालों के जवाब नहीं दिए। सुबह में मेरी आंख लगी। फिर जब मैं उठी तो माँ और चाची मेरे पास बैठी थीं। मैंने माँ को डिवोर्स का बताया और साथ में वजह भी बताई। माँ मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और मंदिर में जाकर पुजारी से मेरे लिए पूजा करवाई। पुजारी जी ने एक धागा दिया और कहा कि इसे बेटी के पेट पर बांध देना। अभी वो धागा बांध ही रही थी कि वो बोली कि ये तेरे पेट पर क्या है? मैंने जब अपने पेट पर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पेट पर 3 मर्दों के नाम लिखे थे और वो साफ दिख रहे थे। मैं हैरत से उसे देखने लगी। माँ भी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान और परेशान थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैंने माँ से पूछा कि माँ ये क्या है। वो बोली, बेटा सब्र कर, मैं तेरी चाची को बुलाती हूँ। चाची आई तो माँ ने उन्हें मेरे पेट के निशान दिखाए, जिसे देखकर वो भी चौंक गईं और बोली, ये सब कैसे हुआ है? ये तो जलने के निशान हैं। मैंने कहा, ये तो किसी मर्द के नाम लिखे हुए हैं। वो बोली, नहीं, गौर से देखो, ये जलने के निशान हैं। किसी ने अपने जले हुए हाथ को तुम्हारे पेट पर रखा है। चाची की बात पर मुझे वो भिखारन याद आ गई जो रोज़ मेरे पेट पर हाथ फेरती थी। मैंने माँ को उसके बारे में बताया तो माँ ने कहा, तुम कल मेरे साथ उसी गली में चलना और मुझे बताना कौन सी भिखारन है। मैं बोली, ठीक है। अगले दिन हम उसी गली में गए। मैं चादर ओढ़ कर गई ताकि मुझे कोई भी पहचान न सके। हमने बहुत इंतज़ार किया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। मैं सारी रात रोती रही। फिर अगले दिन हम दोबारा उसी गली में गए लेकिन हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला। लाख कोशिशें करने के बाद भी हमें वो भिखारन नहीं मिली। अब तो माँ भी मुझ पर शक करने लगी। उन्हें लग रहा था कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ। तभी वो मुझसे सवाल पे सवाल करती रहती लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। घर वाले भी अब मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ और मैंने अपने पति को धोखा दिया है। सब मुझे शक की निगाहों से देखते थे। कोई मेरा भरोसा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं टूटने लगी थी। समीर भी यहाँ नहीं था और मेरा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं था। लेकिन अगर वो यहाँ होता तो मेरा भरोसा ज़रूर करता। पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ होती तो तब भी मेरा ही भरोसा करता। सबकी बात छोड़कर वो मेरी ही बात मानता। मगर यहाँ तो अपने घर वालों को ही भरोसा नहीं रहा था। जिन भाइयों की मैं लाडली थी वो अब मुझे देखते भी नहीं थे। मैं सबके लिए अजनबी हो गई थी। किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए और सब घर वालों और मेरे बीच इतने फासले हो गए थे। क्या कोई अपना ऐसा करता है जिसको अपने हाथों से पाला हो, खुद उसकी परवरिश की हो? उस पे भरोसा करना क्या इतना मुश्किल होता है? जब हमें हमारे अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी क्यों सब हमसे मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों वो खुद को हमसे इतना दूर कर देते हैं कि चाहकर भी हम उनसे कुछ नहीं कह सकते? कभी कभी ज़िंदगी इतना क्यों थका देती है? क्यों हमारे इतने इम्तिहान लेती है कि अपना अस्तित्व बुरा लगने लगता है? मैं भी ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ मैं सब कुछ खो चुकी थी। अपनों का प्यार, उनका भरोसा, उनका साथ, सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मेरी एक आह पर तड़प उठने वाले आज मुझसे मुंह मोड़ गए थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या सब मुझसे झूठा प्यार करते थे? किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी, इसीलिए सब मुझसे इतनी जल्दी बेगाने हो गए थे। कभी कभी इतनी घुटन महसूस होती कि मेरा दिल करता मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊँ। लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ? मेरे पास कोई ठिकाना भी तो नहीं था। घर वालों की नाराज़गी और ऊपर से बड़ी माँ के तानों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। वो हर आने जाने वाले मेहमान को खासकर अपने पास बैठाकर मेरी बातें करती और दिखावे की हमदर्दी जताती। ख़ानदान में हर जगह मेरी ही बातें होती थीं। शादियों में भी रिश्तेदार मेरी ही बातें करते थे। मैंने इन सब से तंग आकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। मैं वहीं खाना खाती थी और बिना काम के कमरे से नहीं निकलती थी। मेरी ज़िंदगी वहीं बंद होकर रह गई थी। घर वाले भी मुझे अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे और अगर वो कहीं जाते थे तो मुझे घर पर ही छोड़कर जाते थे। चाची जो मुझ पर जान वारती थी अब अपने बच्चों को मुझसे दूर रखने लगी थी। सब ने मुझे अछूत समझ लिया था। एक दिन तो हद हो गई। मैं किसी काम से कमरे से बाहर गई तो मैंने सुना मेरी चाची और मेरी माँ किचन में हल्के हल्के बातें कर रही हैं। वो कह रही थी कि शालिनी के बर्तन भी अलग कर दो। मैं ये सुनकर बहुत बुरी तरह रो पड़ी और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं पूरी रात रोते रहने के बाद अगली सुबह में एक नई सोच के साथ उठी। मैंने भी सोच लिया था जब ये लोग मेरी परवाह नहीं करते तो मैं भी इनकी परवाह नहीं करूँगी। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अब हर वो काम करने का सोच लिया था जो इन लोगों को दुख दे, क्योंकि ये लोग जो मेरे चरित्र पर उंगली उठाते थे अब मैं इन लोगों को इसका मतलब बताऊंगी। मेरे अंदर गलत ख्यालात जन्म ले रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सबके सामने खुद को जाहिर कर दूं। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, लेकिन इस सब का नतीजा ये हुआ कि मैंने शोबिस की दुनिया में कदम रख लिया था।
ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे ख़ानदान पर बम गिरा दिया था। मेरे घर वाले पहले ही मुझसे वास्ता नहीं रखते थे, अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मगर मुझे अब इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे साथ यही सब होगा। मैं उस समय भी यही सोच रही थी कि अगर उन्हें मेरा ख्याल होगा तो मुझे ज़रूर रोकेंगे, और उनके रोकने से मैं रुक जाती, उनका कहना मान लेती, क्योंकि अभी मैं इतना आगे नहीं गई थी कि मेरे पास वापसी का रास्ता ना हो। मगर मेरे इन गलत रास्ते पर बढ़ते कदमों को किसी ने नहीं रोका था, और ना ही किसी को मेरा ख्याल आया। पहली बार मैंने शोबिस की दुनिया में जाने का तब सोचा था जब मैं खुद को बदलने के लिए पार्लर में गई। उस समय वहाँ एक मॉडलिंग एजेंसी की ओनर भी थी। मेरी उससे बात हुई। उसने मुझे बताया कि हमारी कंपनी नई मॉडल्स ढूंढ रही है, क्या तुम हमारी मॉडल बनोगी? मैंने कुछ देर सोचकर कहा कि नहीं। उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो मुझे अपना कार्ड देकर बोली, जब तुम्हारा इरादा बदल जाए हमारे ऑफिस आ जाना। उस दिन कार्ड रखते हुए मैंने ये नहीं सोचा था, मगर उस दिन जब मैं घर पहुंची तो सबने मेरे मेकअप वाले चेहरे और कटे हुए बाल देखकर मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनके लिए मैं एक आवारा लड़की थी और बहुत बेशर्म थी, जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी खुद को संवारने में लगी थी। मैं उस दिन उनसे पूछना चाहती थी कि क्या इतना सब किया है मैंने, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल रही है, मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं था, और जो सुनता था वो तो बहुत दूर था। उस समय मुझे समीर की बहुत याद आई। अगर वो होता तो सबके सामने मेरे साथ खड़ा हो जाता, मुझे मान देता, मेरा भरोसा करता, मगर वो तो यहाँ पर था ही नहीं। उसे तो शायद कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उस दिन अपने आप को गौर से देखा। उस औरत का कहना था कि मैं मॉडलिंग की दुनिया में तहलका मचा सकती हूँ। मेरा चेहरा खूबसूरत है। मैं पूरी रात सोचती रही। अगली सुबह मैं चुपके से उसके ऑफिस चली गई। उन्होंने मेरा मेकओवर किया और मुझे पूरा बदल दिया और मेरे कुछ फ़ोटो लिए। और जब मैं घर आ रही थी तो शूट के एडवांस पैसे मेरे पर्स में थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी, और मेरे इस कदम का नतीजा ये निकला कि मेरे घर वालों ने मुझे रोकने के बजाय मुझे घर से निकाल दिया, जिससे मैं इस दलदल में फंसती चली गई। मैं अब एक फ्लैट में रह रही थी। मेरे घर वालों ने सारे रिश्ते मुझसे ख़त्म कर दिए थे। अब मैं एक अच्छी मॉडल बन गई थी। लोगों को मेरे चेहरे से ज़्यादा मेरी आंखें पसंद आती थीं, जिसमें उदासी थी। यही वजह थी कि मेरे चाहने वाले बढ़ते जा रहे थे। अब मैं फ्लैट से निकलकर बंगले में रहने लगी थी। वैसे मेरे पास सब कुछ था, बस घर वालों का साथ नहीं था। एक दिन अचानक गीता का फ़ोन आया। वो बोली, यार ये तू किस रास्ते पर चल रही है? तू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उस समीर ने भी तुझे नहीं रोका? मैंने गहरी सांस ली और उसे सारी बात बताई। वो बोली, देखो तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, मगर बदले में तुमने भी अपने लिए गलत राह ही चुन ली, और तुम अगर समीर को नहीं ठुकराती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे कब ठुकराया? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो बोली, यही तो गलती की है तुमने। तुम उसे अपना दोस्त मानती रहीं और वो तुम्हें दोस्त से ज़्यादा समझता था। तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हारी शादी का सुन के चला क्यों गया? इसीलिए क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता था। तुम कभी नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी है। उसे तो तुम्हारे अब के हालात के बारे में भी नहीं पता। जानती हो, तुम्हारी चाची उसकी मोहब्बत के बारे में अच्छे से जानती थीं, मगर वो नहीं चाहती थीं कि समीर की शादी तुमसे हो। वो उसकी शादी अमीर लड़की से कराना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी माँ से कहकर तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी। मैं ये सब तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हारे लिए गलत है। बेहतर होगा तुम अपने कदम वापस ले लो। उस दिन सारा दिन मैं गीता की बातों को सोचती रही। क्या सच में समीर मुझसे प्यार करता था? अगर करता था तो मुझे क्यों नहीं बताया, और उसने मुझे इतनी आसानी से क्यों किसी और का होने दिया? उसने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? उसने अपने कदम पीछे क्यों हटा लिए? वो रात फैसले की रात थी। वो मेरी कितनी फिक्र करता था, और मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई। वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक था। मुझे आज भी याद है यूनिवर्सिटी की कितनी लड़कियां उस पर मरती थीं, मगर वो किसी को देखता भी नहीं था। वो हमसे सीनियर था, लेकिन हमारे साथ ही रहता था। वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करता था।
गीता के जाने के बाद भी वो मेरे साथ ही रहता था। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और जब छोड़ा तो ऐसे गया कि पलटकर वापस ही नहीं आया। मैं जानती थी कि मैं ही उसे वापस बुला सकती हूँ, इसीलिए मैंने गीता से उसका नंबर लिया और मैंने उसे कॉल की। कॉल की घंटी जा रही थी और हर बेल पर मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। कुछ देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया और हेलो की आवाज़ आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, समीर। मेरा इतना कहते ही उसने, शालिनी, ये तुम हो? उसके लहजे में खुशी और हैरानगी दोनों थीं। इतने टाइम बाद मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं ही हूँ। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? कुछ तो मेरे बारे में सोचा होता। एक बार तो अपने दिल की बात मुझे बताई होती। मैंने घंटों उससे शिकायत की, फिर मैंने उसे सारी बात बताई और अपना शोबिज़ में आना भी, जिस पर वो मुझसे नाराज़ हुआ। लेकिन मैंने उसे बताया कि मैंने अब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। ये सब मैंने ज़िद में किया था। घर वालों ने मुझे इतना पराया कर दिया था कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हम रोज़ाना ही बात करते थे। खैर, मैंने शोबिस की दुनिया को छोड़ दिया था और उससे मिली सारी दौलत, पैसों को भी मैंने दान कर दिया था। अब मैं किराए के घर में रह रही थी और एक सेंटर में सिलाई का काम कर रही थी। सालों पहले शौक में सीखी हुई सिलाई आज मेरे काम आ रही थी। कुछ दिन बाद समीर भी वापस आ गया और गीता भी यहीं शिफ्ट हो गई। लेकिन मैं अब भी उस भिखारन के बारे में सोचती थी। आखिरकार एक दिन वो मुझे मिल ही गई और तब मुझे पता चला वो औरत नहीं, मर्द है। वो भेष बदल बदल के लोगों के घरों को बर्बाद करता है। उसे मेरी बड़ी माँ ने ही भेजा था। वो असल में हमारे घर के पास ही एक बाबा का चेला था। बड़ी माँ ने उसे पैसे दिए थे इस काम के। खैर, अब मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई थी। समीर ने सब घर वालों के सामने मुझसे शादी करने की बात की, जिस पर कोई राज़ी नहीं हुआ। लेकिन समीर ने सबको मना लिया। बेदिली से ही सही, सब हमारी शादी में शामिल हो गए। शादी के बाद वो मेरे साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। उसकी जॉब भी वहीं पर थी। मैंने भी सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।